वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं मुल्क में, माहौल में, तो सियासी तब्दीलियां जो उनकी भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि उनकी जगह हमाद अजहर ने ले ली है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेनेटर शिबली फराज ने इस बात की तस्दीक भी कर दी और बताया कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख को ओहदे से तो हटा दिया गया है, जबकि कलमदान हमाद अजहर को तफवीज़ भी कर दिया गया है। वो इमरान खान के विजन को लेकर आगे चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो उनके विजन को लेकर आगे नहीं चल रहे थे। शिबली फराज ने कहा है कि अब्दुल हफीज़ शेख को हटाने की बड़ी वजह महंगाई है। हफीज़ शेख को हटाने का मकसद ये था कि वज़ीर आज़म साहब को गरीबों की फ़िक्र रहती है और महंगाई हो गई थी, जिसकी बिना पर उन्होंने गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया। उनका कि मजीद चीज़ें कुछ फाइनल हो जाएंगी। शाल इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। एक उनका सेनेटर ना बन पाना, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स भी सामने आए थे और आगे बजट भी पेश किया जाना था। क्या उनको जब दिसंबर में मुशीर ख़ज़ाना से वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया था, क्या उनको कंटिन्यू इसलिए नहीं रखना चाह रहे थे या फिर उनका काम पूरा हो गया था इसलिए अब उनको हटा दिया गया? कई सवालात हैं। खैर, वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान है। अच्छा। ये तब्दीलियाँ यहीं पर नहीं रुक रही, यहाँ पर ब्रेक नहीं लग रही है। सेनेटर शिबली फराज जो हैं उनका कलमदान तब्दील हो सकता है। सेनेटर फैसल वाडा को दोबारा से शामिल किया जा सकता है। उस्मान डार की काबीना में भी वापसी होगी, जबकि मुशीरों में भी रद्दोबदल पर वज़ीर आज़म गौर कर रहे हैं। आज शायद फैसले हो भी जाएंगे। जी हाँ, शिबली फराज को पेट्रोलियम की वजारत मिलने का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में इत्तेहादी जमातों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी नुमाइंदगी देने पर मुशावरत की जा रही है। हाँ जी, लेकिन सबसे ज़्यादा बात हो रही है हफीज़ शेख साहब के ऊपर, जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने यह कहा कि ये पीडीएम की कामयाबी है, अपोजिशन की कामयाबी है, लेकिन इसके मुआशी तौर पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद। सुलहरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आप समझते हैं कि हफीज़ शेख साहब को वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे से हटाए जाने की कोई वजह समझ आ रही है? ये सियासी वजह हो सकती है कि सेनेटर नहीं बन सके, या उनका काम पूरा हो गया, IMF से मामला तय पा गए, अब उनकी ज़रूरत ही नहीं थी? जी, मेरा ख्याल है एक से ज़्यादा वजूहात हैं। एक वजह तो यही है कि जब उनको मशीर से वजीर बनाया गया, 6 महीने के अंदर उनको पार्लियामेंट जो है उसका मेंबर मुंतखब होना था आइन की रूह से, और वो चूँकि सेनेटर नहीं बन सके। अब अगर वो मशीर रहते हैं तो वो NFC की जो मीटिंग्स हैं उनकी सदारत नहीं कर सकते। NFC के अवार्ड की जो सदारत है उसके लिए वजीर होना ज़रूरी है, पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि काबीना में जो उनके बाकी कैबिनेट मेंबर्स थे, मेरी इतलात के मुताबिक वो अक्सर ये पॉइंट उठाते थे कि जी जो इकॉनमी है वो सारी अनइलेक्टेड मिनिस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और वो लोग हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना होता है, अपने वोटर्स को फेस करना होता है, और जो अनइलेक्टेड है अगर उनका कुछ स्टेक नहीं है सिस्टम में तो वो जो भी फैसले लेते हैं उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो अगेन ये एक वजह थी। उसकी जो तीसरी वजह है वो महंगाई तो शिबली साहब ने बता दी, और यकीनन महंगाई कंट्रोल करना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं होता है, वो स्टेट बैंक का काम होता है। लेकिन जो स्टेट बैंक जो ऑर्डिनेंस है उसमें जो ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस जो कि उसमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं, और उस पर जो मीडिया में शोर उठा, जो सोशल मीडिया पे शोर उठा, वो भी एक वजह बनी। क्योंकि काबीना में जब ये पॉइंट डिस्कस हुआ था तो वहाँ पे इतना जो थ्रेड बेयर डिस्कशन है वो नहीं हुई थी। वहाँ पे सिर्फ ये बताया गया था कि जी IMF की ट्रांच रिलीज करने के लिए ये जरूरी है कि स्टेट बैंक में कुछ उसके लॉज में तब्दीलियां की जाएं। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म सुलहरी साहब, इस टीम के ऊपर, मुआशी टीम के ऊपर वज़ीर आज़म को बहुत एतमाद था, और अब ये तब्दीली आना, जिस वक्त में बजट भी पेश किया जाना है, रमज़ानुल मुबारक भी करीब है, ऐसे में ये तब्दीली किया जाना, क्या आप समझते हैं कि जो नए वज़ीर आएंगे वो महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, इस वक्त जो महंगाई है वो तकरीबन पाकिस्तान में हर तरह की महंगाई इस वक्त चल रही है। 3-4 किस्में होती हैं महंगाई की। इम्पोर्टेड जो हम खुर्दनी चीज़ें मंगवा रहे हैं, खा वो पाम ऑयल है, या वो दालें हैं, या वो गंदम है, या वो चीनी है, इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना से रिकवरी के बाद हर चीज़ की कीमत जो है वो उसमें इजाफा, और काफ़ी वो एक सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है, और उसी के हिसाब से हमारी लोकल प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, उसके हिसाब से भी कीमतें बढ़ रही होंगी। इसी तरीके से जो पेरिशेबल कमोडिटी हैं, पहले हमारे पास इंडिया से ट्रेड चल रही थी, वाघा बॉर्डर से बैलेंस रहता था। अब दोनों इंडियन पंजाब में और पाकिस्तान दोनों में ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह इनकी कीमतें में उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहेगा। रमज़ानुल मुबारक
शुरू हो रहा है, इसकी वजह से भी लोग जो है वो होर्डिंग कर लेते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, चीजें बढ़ जाती है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इसके साथ ये देखना होगा कि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो किस तरीके से प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ मिलके, पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके, तो ऐसे टारगेटेड सब्सिडीज के लिए कौन से ऐसे वेन्यूज तलाश करती है कि टारगेट सब्सिडीज जो है वो लोगों को दी जाए। बिल्कुल ठीक है। वरना सुलैरी साहब, हमें ये भी बताएं कि अब हमाद अजहर साहब पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई है। असद उमर साहब वजीर ख़जाना बने थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं था, उनको हटा दिया गया और हफीज़ शेख साहब को ये कहकर लाया गया कि एक्सपीरियंस्ड आदमी है। क्या हमाद अजहर साहब का इतना एक्सपीरियंस है, वो इतना कुछ सीख गए होंगे हफीज़ शेख साहब के साथ रहकर? क्योंकि हफीज़ शेख साहब से तो आखिरी रोज़ तक ही वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल मुतमईन थे कि मईशत दुरुस्त समत पर जा रही है उनकी वजह से। देखिए, हमाद जो है उन्होंने पहले स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू जो है वहाँ पे काम किया है। आपको याद होगा उन्होंने बजट जो है वो प्रेजेंट किया था असद उमर के पास। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है और उसमें फाटफ का केस पाकिस्तान का बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। फिर अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो है वो देख रहे हैं। तो पिछले 2.5-3 सालों में हमाद जो है बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पे रहे हैं। और ऑब्वियसली एक इलेक्टेड मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी और उनको अपने वोटर्स को जाके फेस करना होता है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो काफ़ी उनको लिए बेहतरी का सबब बन सकते हैं। लेकिन बात वही रहेगी कि चूंकि ये बजट जो अगला बजट होगा वो भी अभी जो IMF का प्रोग्राम हमारा रिवाइव हुआ उसी के पैरामीटर्स के तहत बनेगा। तो बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश शायद उसमें नहीं होगी। बहुत ज्यादा अच्छी ऑप्शन हो की जो है वो गुंजाइश नहीं होगी। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका, हरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। विशाल, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ सियासी माहौल की, जहां अपोजिशन इत्तेहाद बाहमी इख्तलाफात के बायस बैकफुट पर चला गया और हुकूमत जो है चैन की बांसुरी बजा रही है। बिल्कुल हुकूमत को अपोजिशन की कोई टेंशन रही नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी असल पोजीशनों पर वापस आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ ही तनकीदी गोलाबारी जारी है। ज़राए के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के जारहाना रवैये पर पीपल्स पार्टी ने नई हिकमत अमली बना ली है। और वो हिकमत अमली ये है जो ज़राए बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की बजाय हमजा शहबाज शरीफ साहब से रवाबित बढ़ाने पर गौर होने लगा है। और ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब जल्द हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे, राबता करेंगे और PDM सरबराही कमेटी में भी मरियम नवाज साहिबा की बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर किया जा रहा है। जी हाँ, और उधर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा का कहना है कि ईद पर पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफा भी देंगे। अब वो तोहफा क्या होगा? हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान पंजाब असम्बली राबते में हैं। उनका कहना था कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ से राबतों का फैसला कर लिया गया। लेकिन बात यह है कि नून लीग बिल्कुल तैयार नहीं है इस मामले के लिए और वो कह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है कुछ और इशारे हैं, इसलिए ये बात जो है हमारे साथ कर रही है। और ये पूरी सूरत हाल है। पॉलिटिक्स के हवाले से इस पर मजीद बात भी करेंगे। अभी हम बात करना चाह रहे हैं के हवाले से, क्योंकि कुछ सवालात ये आ रहे हैं कि लाहौर के अंदर क्या बिल्कुल अस्पतालों के अंदर जो गुंजाइश है कोरोना मरीजों की वो ख़त्म हो चुकी है? क्या बेड्स अब मौजूद नहीं है? इंतजामात कैसे हैं? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंसर्न हैं इस हवाले से। डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा कि अब सवालात ये हैं कि शायद लाहौर में तो बेड्स ही खत्म हो गए हैं अस्पतालों के अंदर, अब तो कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश ही मौजूद नहीं रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त भी अगर ऑक्यूपेंसी रेट देखें जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट का है वो 62% है और वेंटिलेटर बेड का 70% है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को अगर हमने उनको भी दाखिल करना पड़ता है तो फिर हमारे पास तकरीबन 3000 के करीब बेड वो मौजूद हैं। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि अभी पिछले 3 दिन के अंदर लाहौर के 4 अस्पतालों में 45 नए वेंटिलेटर लगाए गए हैं। अच्छा। और लाहौर के 2 हॉस्पिटल में सिर्फ 95 हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड ऐड किए गए हैं। और कल हॉस्पिटल की हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को मीटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट ने कॉल की और वहाँ पर उन्होंने सबको बता दिया है कि अगरचे हमारे पास इस वक्त बेड मौजूद हैं, लेकिन आप जो मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए मज़ीद 2 वार्ड अपने हॉस्पिटल की मज़ीद कोविड में कन्वर्ट कर दें ताकि किसी पेशेंट को अभी भी रिफ्यूज़ नहीं हो रहा और आइंदा भी रिफ्यूज़ ना करना पड़े।
सही हो गया। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कौन सी एज ग्रुप के अफराद जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं? जैसे कि हमने देखा कि बच्चों में भी इस वक्त तेज़ी से फैल रही है ये तीसरी लहर। कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा मुतासिर होकर अस्पतालों में आ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर इस वक्त अबव 50 ईयर्स वाले पेशेंट हैं, वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस दफ़ा पिछली दफ़ा के मुकाबले में बच्चे मामूली सा इजाफा हुआ है। आप समझ लें कि 2 to 3% ज़्यादा बच्चे मुतासर हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि खुदा ना खाता कि हमें कोई वार फुटेज पर बच्चों के लिए कोई अलग वार्ड हमारे वार्ड बच्चों के लिए तैयार हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में तैयार हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हमें नहीं देखने को मिल रहे कि कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, फिर भी अगर कोई बच्चा अस्पताल में आता है, जैसा कि बच्चों को अलग से रखना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या उसके लिए कोई ख़ास किस्म का इंतज़ाम है? अगर बच्चे हॉस्पिटल में जैसा कि आ रहे हैं तो उनके लिए किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? देखें, एक वार्ड स्पेसिफाइड है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, एक वार्ड स्पेसिफाइड है मेयो हॉस्पिटल में। 40 बेड्स की वार्ड उधर भी, 40 बेड्स की वार्ड इधर भी, और हार्डली हमारे पास 4 पेशेंट हैं इधर मेयो हॉस्पिटल में और 4 ही पेशेंट हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये भी आप बता दें कि कुछ शिकायत ऐसी आ रही थी कि लोग बहुत देर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब पहले लोग जल्दी रिपोर्ट कर रहे थे जब हम पिछले साल की बात करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है जिस वक्त लोग अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है, लोग अभी भी संजीदा नहीं ले रहे हैं और बहुत देर से रिपोर्ट कर रहे हैं? इस दफ़ा जो हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो यही है जिसको आप अभी पॉइंट रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट को भी दाखिल किया और उसके बाद हमने फिर क्रिटिकल वालों को भी दाखिल किया। इस दफ़ा माइल्ड और मॉडरेट वालों को होम आइसोलेशन की इजाज़त है, लेकिन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि जो बीमार हैं उनको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बुखार नहीं उतरा तो उन्होंने घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रख के उनको ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। वो समझते हैं कि शायद ऑक्सीजन ही इसका हल है, ये बात नहीं है। एक्सरे चेस्ट कराना पड़ता है, HRCT कराना पड़ता है, ब्लड के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो ब्लड मार्कर हैं कोविड के वो देखना पड़ते हैं, और 4-5 दिन घर में गुजारने के बाद जब उनके दोनों लंग पूरी तरह मुतासर हो जाते हैं और ऑक्सीजन घर में सिलेंडर होने के बावजूद 80 से नीचे चली जाती है, तो वो वैसी स्टेज है जब उनको दोनों लंग में नमूनिया हो चुका होता है। बिल्कुल और फिर वो लेके हॉस्पिटल में आते हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं होता कि हम उनको ICU या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दें, जब पिछले साल कोरोना आया था हमें इलाज का बिल्कुल भी नहीं पता था, इलाज तो अभी भी उसका हमारे सामने नहीं आया, लेकिन अस्पतालों के अंदर हमने क्या चीज़ें तब्दील की हैं कि पहले किस तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा था, अब उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं या वैसे ही इलाज किया जा रहा है? देखें, इलाज में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन तजर्बा बहुत बढ़ गया। पहले इन एक्सपीरियंस से हम सब लोग, अब हमारे हाउस ऑफिसर से लेके और प्रोफेसर तक उनको इतना तजर्बा हो गया है कि हम अल्लाह का शुक्र है बड़े ठीक तरीके से इन पेशेंट को डील कर रही हैं। अद्वियात की कोई कमी नहीं है, इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, तजर्बा बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक के स्वीपर भी थे, उनको कि क्या ट्रीटमेंट करनी है, किस तरीके से पेशेंट को देखना है, किस तरह से डील किया जा रहा है कोविड पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और गलती यही हो रही है इशाल कि लोग बहुत देर से रिपोर्ट कर रहे हैं, और जब देर से रिपोर्ट करते हैं तो फिर शायद डॉक्टर्स के हाथ में भी मामला नहीं रहता। जब हालत क्रिटिकल हो जाती है उस वक्त अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं होता, तो उससे पहले अस्पताल पहुंचे, उससे पहले डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें कि ये हालत है, पेशेंट को लेकर जाएं। यहाँ पर रहते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुबह